सुप्रभात बेटा, आज मैं आप लोगों को कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। ठीक है, पाठ के बारे में मैं पहले आप लोगों को परिचय दे दूँ कि हमारे देश की एक ऐसी स्थिति का वर्णन करती है ये कहानी कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम सिर्फ तमाशा देखने वाले लोगों की श्रेणी में रह जाते हैं, हम जाके तुरंत उसकी मदद नहीं करते हैं। इस पाठ की कहानी में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सेक्रेटरियल लॉन का वर्णन हुआ है कि रात में बड़े जोर का अंधड़ आया, आंधी तूफान आया और एक बड़ा सा जामुन का पेड़ गिर गया। सोचिए, अंधड़ रात में आया था, जामुन का पेड़ रात में गिरा, लेकिन माली ने सुबह देखा। स्थिति तो यही थी कि उसे रात में एक बार मुआयना कर लेना था, रात में चपरासी थे उसको भी देख लेना था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई। सुबह माली ने देखा कि अरे जामुन का इतना बड़ा पेड़ तो गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। वह दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सेक्रेटरिएट के पास गया, सेक्रेटरिएट दौड़ा दौड़ा डिप्टी सेक्रेटरिएट के पास गया और डिप्टी सेक्रेटरिएट दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और फिर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये होता है कि सारे माली कहते हैं कि हम मिलकर के जामुन के पेड़ को हटा दें और उस आदमी को बचा लें। अभी वहां पे एक आलसी से चपरासी, मोटे से आलसी से चपरासी ने कहा कि पेड़ तो बड़ा भारी है, इसे हटाना बहुत मुश्किल है। तो एक माली ने कहा, क्या मुश्किल है, अगर हम सभी मिलकर कोशिश करें तो इस पेड़ को हटाया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि वह आदमी रात से दबा पड़ा था और अभी विचार विमर्श हो रहा है कि पेड़ को मिलकर के हटाना चाहिए, जो कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये था कि हमें देखते ही उस पेड़ को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग एक दूसरे के पास दौड़ करके जा रहे हैं और पेड़ को हटाने की बात कर रहे हैं। तो सुपरिटेंडेंट कहता है कि नहीं, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यह फाइल हमें किसी डिपार्टमेंट के पास भेजनी चाहिए। किसी डिपार्टमेंट के पास फाइल जाती है तो किसी डिपार्टमेंट ने क्या कहता है कि यह किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आता। ये फलदार जामुन के पेड़ की बात है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है और वो हरा भरा फलदार वृक्ष था, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की होती है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास फाइल जाती है, तभी माली ने दबे हुए आदमी से आकर कहता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक तुम्हारा फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी दर्द से परेशान था तो कुछ बोलता नहीं है। फिर माली बड़ी इंसानियत दिखाता है और दबे हुए आदमी से जाकर पूछता है, अगर तुम्हारी कोई जान पहचान का यहाँ रहता है तो बताओ, मैं उसे बुला लूं। दबे हुए आदमी ने कहा, नहीं, मैं लावारिस हूं। अगले दिन, तीसरे दिन, सोच लीजिए, रात में पेड़ गिरा था, पूरा दिन बीत जाता है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ये जवाब आता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था वो साहित्य प्रेमी जैसा प्रतीत होता है, तो वहां से ये जवाब आता है, आश्चर्य है, जब हम इस समय पेड़ लगाओ स्कीम पर ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो हमारे देश में ऐसे भी सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार जामुन का पेड़। अब बताइए, एक जामुन का पेड़ जो कि आंधी से गिर चुका है टूट करके, एक आदमी की जान की कीमत से जामुन के पेड़ की कीमत कुछ ज्यादा ही है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या होगा? वहां पे खड़े एक मंचले ने कहा कि अगर हम पेड़ नहीं काट सकते तो क्यों ना हम इस आदमी को काटकर ही दो अलग अलग भागों से निकाल लें। अगर हम उसकी कमर से काटेंगे तो कमर का निचला भाग एक तरफ से निकल जाएगा और ऊपर का हिस्सा एक तरफ से निकला। दबे हुए आदमी को लगा था सच में ये मुझे काट ना दे, तो उसने कराहते हुए कहा, अरे ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। अब फाइल जाती है मेडिकल डिपार्टमेंट के पास कि ठीक है, चलो काट के अलग किया जाएगा। तो मेडिकल डिपार्टमेंट से बड़े बड़े सर्जन आते हैं और देख करके कहते हैं कि हाँ, अगर हम इसको काट करके अलग कर दें इस आदमी को तो बाद में प्लास्टिक सर्जरी से इसको जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये बात और है कि यह आदमी मर जाएगा। बेटा, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि देखो, उस पेड़ को बचाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है, लेकिन उस आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये हमारे देश की विडंबना है। इस कहानी के माध्यम से लेखक आप बच्चों के सामने
यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्थिति हो, मानवता सर्वोपरि है। हमें मनुष्य की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कहानी में आगे बढ़िए। मेडिकल डिपार्टमेंट के पास फाइल भेज दी जाती है, सर्जन्स आते हैं और आने के बाद सब पूरी अच्छी तरीके से जांच करने के बाद जो कहते हैं कि ऑपरेशन तो हो सकता है, सर्जरी करके इसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर आदमी की जान नहीं बचेगी। ऐसे करते करते वो दिन भी चला जाता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को देखा, तो चूंकि उसकी तरफ पुलिस के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया जाता गया रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मनचले आए और पेड़ को हटा करके इस आदमी को निकाल दे। माली को दया आती है, पुलिस से पूछता है कि क्या मैं इसे कुछ खिला सकता हूँ। उसने थोड़ी सी खिचड़ी उस आदमी को खिलाई। खिचड़ी खाने के बाद जो है माली बोलता है कि सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग हो रही है, निश्चित है कि कल तक कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा, अभी रात हो गई है। तब वो आदमी बड़ा ही परेशान होकर कहता है, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने कहा, हाँ। अब फाइल यहां से दूसरे रूप में मुड़ जाती है। चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया, हेड क्लर्क ने सेक्रेटरियन को बताया, सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी को बताया। इस तरीके से करते करते आप बात आगे बढ़ी और पता चलता, फिर ये निर्णय लिया जाता है कि यह फाइल जो है वो कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह जो आदमी पेड़ के नीचे दबा है वो एक शायर है। फाइल अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरिएट के पास पहुंचती है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी पर सवार होकर सेक्रेटरिएट के लॉन में पहुंचता है और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगता है। तुम कवि हो? उससे पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित होते हो? उसने कहा, ओश। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या क्या तुम वही ओश हो जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए आदमी ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? आदमी ने कहा, नहीं। आश्चर्य से कहता है, इतना बड़ा कवि, ओश के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? अब सोचिए, वह इतनी पूछताछ करता है, इतने सारे लोग इकट्ठा होते रहते हैं, लेकिन कोई भी उस पेड़ को हटाकर उस आदमी को बचाने की कोशिश नहीं करता है। फिर सेक्रेटरी कहता है, कैसे भूल हो गई हमसे, इतना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। वह आदमी बहुत परेशान, दबा हुआ आदमी बहुत परेशान होता है और वो कहता है, गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, मुझे बचाओ। इतना कहने के बाद भी किसी के अंदर मानवता नहीं जगती है, ठीक है। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। उस व्यक्ति का जीवन संकट में है और उसे चुनाव पत्र दिया जा रहा है अपने कवि अकादमी के नाम को ऊंचा करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए, एक आदमी की दुख तकलीफ को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, इस कहानी में बताने की कोशिश लेखक कृष्णचंद्र ने की है। तो इस तरीके से ये सब कुछ होता है। फिर आगे बात होती है, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है। उस सेक्रेटरी ने वो सेक्रेटरी कहता है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात का नहीं है, आर्य कुल्हाड़ी से संबंधित है, इसलिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है कि जल्दी ही वो आएंगे और इस पर कार्यवाही होगी। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे। दबा हुआ आदमी बहुत परेशान था, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था, उसकी सांसें उसके शरीर को धीरे धीरे छोड़ती हुई नजर आ रही थी। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए, क्योंकि यह पेड़ जो है 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के गृह मंत्री ने सेक्रेटरी के लॉन में लगाया। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। सोचो, पेड़ गिर गया है, इसकी खबर पिटोनिया तक पहुंच गई, लेकिन उस आदमी को बचाने की कोशिश अभी मुकम्मल नहीं हुई। अंडर सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, अब 4 बजे
पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा और जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बज चुके थे। सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो? आते ही बखूबी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर ले ली है। तुम्हारी फाइल अब पूर्ण हो गई है। अब हम इस पेड़ को काट लेंगे और तुम्हें जिंदा बचा लेंगे। मगर कवि का हाथ ठंडा पड़ गया था। आंखों की पुतलियां निर्जीव हो गई थी और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी, क्योंकि अब शायद जो कवि था उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो गई थी। बेटा ये सारांश था इस पाठ का, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। बेटा ये कहानी आप लोगों के सिलेबस में रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो विद्यार्थी हैं हम उन्हें जागरूक करें कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करें। अब इस कहानी को आपने पढ़ा, ठीक है। अब आप सोचिएगा, समझिएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख लेने की आवश्यकता है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।